हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे लोन डिफॉल्टर के राइट्स के बारे में, लोन डिफॉल्टर के अधिकार के बारे में। भगवान ना करे आपकी 2 4 5 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं तो आपके राइट्स क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं, कानूनी रूप से आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि पीछे जीएसटी आया, नोटबंदी हो गई और उसके बाद कोरोना लग गया था, सारा देश बंद हो गया था। उसकी वजह से लोगों के बिजनेस, व्यापार, काम धंधे एक बार तो लगभग बिल्कुल खत्म हो गए थे और आज भी उतने 100% नहीं चल पा रहे हैं। करोड़ों आदमियों की जॉब चली गई, जिनकी लगी भी रहेगी प्राइवेट आदमियों की, वो भी 50-60% पे काम कर रहे हैं जितने कोरोना से पहले उनको सैलरी मिलती थी। इस वजह से लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। भगवान ना करे आपकी भी ये सिचुएशन है। इनमें से किसी कारण से या अन्य किसी कारण से आप को ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी जॉब चली गई है या आपका बिजनेस पूरी तरह से बंद हो गया है, तो आप अभी अगले 2-3 महीने ईएमआई नहीं पे कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपल एक मेल लिखें अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से बैंक की मेल आईडी के पास पे के भाई मेरा ये रीजन है, ये इस कारण से मैं अगले 2-3 महीने आपको ईएमआई पे नहीं कर पाऊंगा और उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, और जो 2-3 महीने की मैं ईएमआई पे नहीं करूंगा उसका जो भी ब्याज प्लंटी जुर्माना आप लगाओगे वो मैं देने के लिए पाबंद हूं, रेडी हूं, उसको मान रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं। प्लीज आप मेरी 2-3 महीने की ईएमआई को स्टॉप किया जाए ताकि फ्यूचर में मैं इसको पे कर पाऊं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आप पैसा तो दे सकते हैं लेकिन उतनी ईएमआई नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल आपकी 50,000 रुपये ईएमआई आप 25,000 दे सकते हैं या 20,000 रुपये दे सकते हैं। तो आप बैंक को ये रिक्वेस्ट करें, उसी तरीके से ब्रांच हेड को लिखित में भी दे सकते हैं, लेकिन उसका डायरी नंबर लें कि भाई मैं इतनी ईएमआई अब फ्यूचर में पे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत से आदमियों ने 15-15 20-20 साल के लिए भी लोन लिया है। कम से कम 1 साल के लिए, ज्यादातर एवरेज हमारे देश में 1 साल के लिए लोन मिलता है और मैक्सिमम 30 साल तक के लिए लोन मिलता है। जो 30 साल का लोन होता है वो ज्यादातर होम लोन होता है या सीसी लिमिट को उसको एक्सटेंड 30 से 40 साल भी सीसी लिमिट चलती रहती है, या लैप कह सकते हैं। ज्यादातर देखने में आया 30 साल का जो लोन होता है वो होम लोन ही होता है, और 1 साल का जो लोन होता है वो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, इस टाइप के लोन होते हैं, यानी कि अनसिक्योर लोन होता है। अगर आपने 15-20-25-30 साल के लिए लोन लिया है तो स्वाभाविक बात है कि आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन अगले 15-20-25-30 साल के लिए एक जैसी नहीं हो सकती। और जैसे कि आदमी की सेहत जो है, हेल्थ जो है वो सदा एक जैसी नहीं रहती, ऐसे ही आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन भी सदा एक जैसी नहीं रहती, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप डाउन आता रहता है। तो आप उनको ये भी लिख के भेज सकते हैं कि भाई मेरी ईएमआई को रिड्यूस कर दिया जाए, उसको कम कर दिया जाए। इसको बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में रिस्ट्रक्चर। उस लोन को वो खत्म कर देंगे। ये उनके राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, उनको अपने विवेक पे निर्णय लेना है कि वो उसको आपको रिस्ट्रक्चर दे दे। उस रिस्ट्रक्चर में आपकी नया लोन नंबर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, नई स्टैंप ड्यूटी बैंक लेगा, नया प्रोसेसिंग फीस लेगा और आपकी ईएमआई को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, आपके टर्नओवर को बढ़ा दिया जाएगा। अगर उसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अभी अगले 1.5-2 साल नहीं दे पाऊंगा और उसके बाद मैं इनकी ईएमआई दे पाऊंगा, तब भी आप इनके पास ऐसे एक रिटर्न में एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसको बोलते हैं मोराटोरियम। भाई ईएमआई को बिल्कुल स्टॉप कर देना कुछ टाइम के लिए। वो कितने टाइम के लिए कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी करती है, 3 महीने, 6, 9, 12, 15, 18, 21 या 24। आप 11 महीने, 13 महीने, 16 महीने ऐसे क्यों नहीं स्टॉप कर सकती? क्योंकि हर बैंक एनबीएफसी कंपनी
क्वार्टरली अपना हिसाब करते हैं, 3 महीने में अपना लेखा जोखा देखते हैं। अब ब्रिटिश काल से क्योंकि बैंकिंग का जन्म हो रहा है, बैंकिंग चली आ रही है। हमारे देश के सबसे पहले बैंक का नाम था बैंक ऑफ मद्रास। ये 1843 में मद्रास में बना था, बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आज की डेट में भी ये बैंक काम कर रहा है। हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक जो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पुराना नाम जो है वो था, उसका नाम बैंक ऑफ मद्रास। तो ब्रिटिश काल से जब से बैंकिंग चली आ रही है, तब से क्वार्टरली हर 3 महीने में बैंक अपना हिसाब देता है, देखता है। NBFC कंपनी का तो तब जन्म ही नहीं हुआ था। आज से 180 साल पहले बैंक का जन्म हुआ और तब से आज तक 3 महीने में ही बैंकिंग अपना हिसाब देखती आ रही है। इसीलिए जब भी आपको मोरेटोरियम मिलेगा, इसी सिनेरियो में मिलेगा, इसी तरीके से मिलेगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 या 24, मैक्सिमम 2 साल के लिए। 2 साल से ज्यादा कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपको मोरेटोरियम नहीं दे सकती। दे सकती है, बल्कि उसको अपनी स्पेशल कमेटी बिठानी पड़ेगी, वो उसको एक्सटेंड फिर कर सकती है। नॉर्मली वो 2 साल तक के लिए आपको मोरेटोरियम दे सकती है। वो भी रिस्ट्रक्चर के अंदर इनबिल्ट होता है। लोन को रिस्ट्रक्चर करवा दिया जाएगा और रिस्ट्रक्चर के अंदर ही आपको जब नया लोन अकाउंट नंबर बन जाएगा, जितना भी आपका टर्नओवर होगा उसमें 2 साल के लिए उसको स्टॉप कर सकते हैं और 2 साल के बाद अपनी आप EMI पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी EMI डिफॉल्ट हो रही है और भगवान न करे आपसे दी नहीं जा रही, रिस्ट्रक्चर होने के बाद भी नहीं दी जा रही, 2-3 महीने बाद भी नहीं दी जा रही, और आपको लग रहा है कि मैं 2 साल बाद भी नहीं पे कर पाऊंगा, तो भी आपके पास बेस्ट रेमेडी क्या है, बचाव की क्या तरीका है, किस तरीके से कोई भी बैंक या NBFC कंपनी गैर कानूनी तरीके से आपसे रिकवरी नहीं कर सकता। सबसे पहले तो जब आपकी 2-4 EMI डिफॉल्ट हो जाती है तो चवन्नी चाप कुत्तों को आपके पीछे लगा दिया जाता है। पहले तो टेलीफोनिकली आपको परेशान किया जाता है, फिर मेंटली टॉर्चर किया जाता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया जाता है, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लिया जाता है। एक दिन में 25-50 फोन करते हैं। ऐसे किसी भी बैंक या NBFC कंपनी के पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो एक दिन में 25-50 फोन आपके पास करवाए। उसके बाद चवन्नी छाप कुत्तों को पाला हुआ है। चवन्नी छाप कुत्ते आके आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करते हैं। आपके मोहल्ले पड़ोस में, गांव में, तहसील में, कस्बे में आके मोहल्ले पड़ोस वालों को बताते हैं, चिल्ला चिल्ली करते हैं, आप शब्द बोलते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, यहां तक कि गाली गलौज पे भी आ जाते हैं। ऐसे किसी भी बैंक या NBFC कंपनी के पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करे, पब्लिकली आपकी बेइज्जती करे। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इनके खिलाफ सीधा आप पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, इनकी FIR दर्ज करवा सकते हैं, पर्चा दर्ज करवा सकते हैं, आप मानहानि का दावा भी कर सकते हैं। सबसे पहले 100 नंबर पे फोन करके पुलिस को बुलाएं। अगर पुलिस आके कोई शिकायत आपकी नहीं ले रही है, बहुत से आदमी हमें कहते हैं कि सर हमने पुलिस के पास कंप्लेंट करी, पुलिस को बुलाया, वो कहते हैं भाई ये तो बैंक के आदमी है, बैंक ने पैसे लेने हैं तो बैंक पैसे लेगा, इनके पैसे दे दो। उसके बाद भी अगर ये आपको परेशान करेंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे। अरे ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। मैं सारे देश के बैंक के पैसे लेके वापसी अगर नहीं दे रहा तो क्या मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है? क्या मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब किया जा सकता है? उसका जवाब है नहीं। तो पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर पुलिस एक्शन नहीं ले रही है तो आप नियर बाय पुलिस स्टेशन जो भी है उसका एड्रेस ले लें और बाय पोस्ट वो कंप्लेंट वहां पे भेज दें, तो उनके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी। नहीं हो रही है तो SSP साहब के पास जाएं। इनके खिलाफ आप डायरेक्ट 499500 499 और 500 में इनके खिलाफ कोर्ट में आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। 2 साल की सजा का प्रावधान है और आप कंपनसेशन भी मांग सकते हैं, मुआवजा भी मांग सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप 5 लाख मांगेंगे क्या 50 लाख रुपए मांगेंगे, वो जज साहब डिसाइड करेंगे कि कितना आपको कंपनसेशन मिलेगा, कितना मुआवजा मिलेगा। यहां तक भी देखने में आ रहा है कि फोन को हैक कर लिया जाता है और आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के पास फोन किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो साइबर इंटरनेट का जमाना क्योंकि आ गया है, तो आप सबसे पहले एक बात समझें, आप इनके खिलाफ cybercrime.gov.in पे इनकी शिकायत कर सकते हैं।
साइबर एक्ट आ गया है 2000 में, जिसमें इनको सजा का प्रावधान है, जेल का प्रावधान है। कोई भी आदमी, बैंक, एनबीएफसी कंपनी या कोई भी आदमी आपके फोन को हैक नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो वो सीधा जेल में जाएगा, अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है। डरे घबराए नहीं, जो भी आपके संविधान ने राइट्स दिए हैं, अधिकार दिए हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, वो लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे वो खत्म नहीं हो जाते। 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, 25 लोन भी अगर आपके डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, तो भी ये क्राइम में कंसीडर नहीं होता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती। ईएमआई डिफॉल्ट होने में आपके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। आपके पास कोई पुलिस वाला फोन नहीं कर सकता, ना ही कोई पुलिस वाला आपके घर आ सकता। अगर कोई ऐसा फोन आपके पास आ रहा है तो समझ रहे 100% चवन्नी छाप है। जब भी कोई ऐसा फोन आ रहा है कि मैं 30 हजारी कोर्ट से एडवोकेट बोल रहा हूं या क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, सारे देश के किसी एडवोकेट के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको टेलीफोनिकली धमकाए। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का एडवोकेट आपके पास नोटिस इशू कर सकता है, आपको नोटिस के द्वारा सूचित कर सकता है। वो उसके अलावा किसी के पास कोई ऐसे राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करे, आपके साथ चिल्ला चिल्ली करे, आप शब्द बोले। अगर कोई चवन्नी छाप ऐसा कर रहा है तो उसकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दिए जाएं, ना टाइम पे कोटन हो तो उसकी दुकान के अंदर पेट्रोल डाल दिया जाए, इनका बोर खराब कर दो कुत्तों का, तब जाके इनको अकल आएगी। साथियों, ईएमआई डिफॉल्ट होना लोन में कंसीडर नहीं होता। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इन चवन्नी छाप भिखमंगों ने इसको तालिबान बना दिया है, क्योंकि लोगों को अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता है। तालिबानी शासन यहां लागू कर रहे हैं। कोई भी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब नहीं कर सकता अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है। कोई भी चवन्नी छाप आपके घर आ रहा है, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने, सबसे पहले उससे उसका आई कार्ड मांगे, जो कि 99% के पास नहीं है, तो दुकान पे ठुड मारो इनके कुत्तों की, भाग यहां से। अगर कोई आदमी आपके पास आई कार्ड भी लेके आ रहा है तो उसको कहे विजिटिंग लेटर लेके आ। अगर आपने किसी बड़ी ब्रांच से लोन लिया, वहां तो 400 आदमी काम कर रहे हैं, 400 के पास ही आई कार्ड है, तो क्या 400 आदमियों के पास पावर आ गई आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में विजिट करने की? विजिटिंग लेटर नहीं है तो विजिटिंग लेटर मांगे। उसके अलावा अगर वो आई कार्ड आपको बैंक का दिखा रहा है, बैंक का नहीं दिखा रहा, पर एजेंसी का दिखा रहा है, तो कहते अथॉराइज्ड लेटर लेके आ कि उस बैंक ने तेरी एजेंसी को अथॉराइज किया है, नहीं तो भाग यहां से भीख मांगे, चल आगे जाके भीख मांग। इनसे कभी भी डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, हड़के मिलेंगे, तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, जेल में जाना पड़ सकता है। आपका बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, नहीं जाएंगे, नॉन बेलेबल हो जाएगा, नहीं जाएंगे तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा। कोर्ट की भाषा में उसको भगोड़ा घोषित कहते हैं। फिर जरूर पुलिस का प्रावधान है, फिर पुलिस आपको अरेस्ट करके उसी स्टेट की जेल में डालेगी जहां पे इन्होंने आपके ऊपर केस किया है। ये हमेशा अदर स्टेट में जाके चेक बाउंस का केस करते हैं, आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे तो आपकी तुरंत प्रभाव से जमानत हो जाती है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। दूसरा, अगर वह आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, इसको कभी भी हल्के में ना, कभी भी इग्नोर ना करें। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख से इनसे पैसा लिया, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता, अगर आपको अपने राइट्स पता है तो आप कानूनी रूप से अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। अगर आपके साथ ये, फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ रुपया, उसको 1 करोड़ में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक नोटिस इशू करें कि 2 आदमियों के एफिडेविट लेके आओ कि मेरी प्रॉपर्टी की कीमत, वो भी अपनी प्रॉपर्टी को 1 करोड़ रुपए में बेचने के लिए, सेल करने के लिए तैयार हैं। ना नोमन तेल होगा, ना राधा ना चाहिए। अगर आपकी ईएमआई 3-4 डिफॉल्ट हो गई हैं,
अगर 3 हो गई हैं तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आएगा ही आएगा। अगर 4-5 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ चुका होगा। अगर आज तक आपकी ईएमआई पूरी चल रही है और फ्यूचर में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ईएमआई डिफॉल्ट होगी, तो भी आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आएगा ही आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मैं दे नहीं पाऊंगा या ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुकी हैं, अपनी प्रॉपर्टी को आप कानूनी रूप से लीगल वे में बचाना चाहते हैं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कि आपका लोन कितने करोड़ का है। आपके पास 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत नोटिस आ रहा है या सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है लोन से रिलेटेड, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, नॉर्मल कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।